पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मिनिस्टर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका ज्योग्राफी टीचर विनोद दोहन। तो आज हम शुरू करेंगे 9th क्लास का चैप्टर 3 अपवाह, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेनेज। देखिए, ड्रेनेज और अपवाह, इस चीज से हमारा क्या अभिप्राय है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको हर वीडियो में यही बात बताता हूं कि सबसे पहले आप क्या समझें कि चैप्टर के नेम का मीनिंग क्या है। अगर आपको उसके नेम का मीनिंग समझ में आ गया तो आप समझ जाएंगे कि सब उसके चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना। और देखिए, मैं आपको पूरी ज्योग्राफी जो है बोर्ड पर करवाता हूँ। आप इतनी मोटी मोटी बुक से आपका पीछा छूट जाए, क्योंकि देखिए ये जो है कम से कम 10 पेज मैंने सिर्फ इतने से बोर्ड पर लिख दिए हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से और बहुत इजीली समझ में आए और बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। और अब मैं शुरू करता हूं चैप्टर, ज्यादा टाइम न लेते हुए। अपवाह। अपवाह देखिए किसको कहते हैं। अपवाह होता है किसी भी रिवर का बेसिन या पानी जहां से होकर गुजरता है, जितने एरिया से होकर गुजरता है, उस पूरे एरिया को, उस नदी के बेसिन को क्या कहते हैं, उसका ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेनेज अपवाह कहते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई नदी है। नदी कहां से निकलती है। सबसे पहली बात, नदियां हमेशा कहां से निकलती है, पर्वतों से निकलती है। तो ये मान लीजिए ये कोई पर्वत है, यहां से एक नदी निकली। यहाँ से क्या हुआ, मान लीजिए बर्फ से ढका हुआ है, एक नदी यहाँ से निकलती है। ये नदी पर्वतों को काटती हुई, मान लीजिए आगे भी कोई पर्वत है, उससे आगे कोई पर्वत है, फिर छोटे पर्वत श्रेणियां है, फिर मैदानी इलाका है। तो ये नदी ऐसे चलेगी, इनको काटती हुई, कहीं से इनके बीच से, कहीं से इनको काटती हुई ऐसे चलेगी। तो इसकी जो सहायक नदियां होंगी, नाले होंगे छोटे छोटे, जो इस नदी में आकर मिलेंगे तो और इस नदी को पूरा करेंगे, तो ये सभी मिलकर क्या कहलाएंगे, ये पूरा एरिया जहां से ये नदी गुजरती है और ये इसकी सहायक नाले, ये इस नदी का क्या कहलाएगा, ड्रेनेज सिस्टम या बेसिन। जो यानी कि इस नदी का बेसिन नदी द्रोणी कहलाएगा, रिवर बेसिन या नदी द्रोणी कहलाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं अपवाह। अपवाह के बारे में आप समझ गए होंगे कि अपवाह क्या होता है, कि किसी भी पानी का प्रवाह को क्या कहते हैं, अपवाह। देखिए भारत का, अब हम शुरू करते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का अपवाह तंत्र। भारत में देखिए 2 तरह के अपवाह तंत्र है। एक प्रायद्वीपीय भारत, अगर आपने पिछली वीडियो को अच्छे से सुना है, जो 2nd चैप्टर मैंने आपको बहुत डिटेल से करवाया है, तो अगर आपने उसको अच्छे से सुना है, अच्छे से देखा, तो आपको पता होगा कि भारत को हमने 2 भागों में बांटा था। सबसे पहले उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत में हमने क्या बताया था, हिमालय पर्वत श्रेणी, और दक्षिणी भारत यानी कि प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया। तो वही चीज आपको यहाँ पे काम में आएंगी। और उसको आप, अगर आपने उस वीडियो को अच्छे से नहीं देखा है, तो वो आपका बेसिक चैप्टर था, उसको अच्छे से देखें। तो अब हम शुरू करते हैं भारत का अपवाह तंत्र। देखिए ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, 2 ड्रेनेज सिस्टम है, हिमालय और प्रायद्वीपीय। देखिए नदियां पर्वतों से निकलती हैं, और भारत में पर्वत कहां पर है, एक तो हिमालय पर्वत है, और सेकंड जो है प्रायद्वीपीय पठार में कुछ पर्वत पाए जाते हैं, जैसे विंध्याचल, सतपुड़ा और मैकाल की पहाड़ियां आदि पर्वत पाए जाते हैं। तो पर्वतों से ही नदियां निकलती हैं, तो हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। सबसे पहले आप समझेंगे कि हमें 2 प्रकार की नदियों के बारे में पढ़ता है। हिमालय की नदियों से हमारा क्या मतलब है, कि हिमालय से निकलने वाली नदियां, और प्रायद्वीपीय नदियों से यानी कि जो प्रायद्वीपीय भारत से या प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियां निकलती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, हिमालयन रिवर्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। तो देखिए मैंने इनको 2 भागों में बांटा है। हिमालयन रिवर्स में हमें कौन सी नदी के बारे में पढ़ना है, और पेनिनसुलर नदियों के बारे में कौन सी नदी के बारे में पढ़ना। देखिए हिमालयन जो रिवर है, उसमें हमें 3 नदी तंत्र के बारे में पढ़ना है, द 3 रिवर सिस्टम। सबसे पहले है जो सिंधु नदी तंत्र। देखिए सिंधु नदी, द इंडस रिवर सिस्टम। आप बोलेंगे सर की इसमें तो बहुत और भी नदियां हैं, चेनाब है, सतलुज है, रावी है, लेकिन वो क्या है, वो सभी क्या है, इंडस यानी कि जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। तो नदी तंत्र, तंत्र का मतलब होता है, इस वर्ड से हमारा अभिप्राय है, ये नदी और इसकी सारी सहायक नदियां और नाले, इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स एंड द मेन रिवर। मेन रिवर कौन सी है, मेन रिवर है सिंधु यानी कि इंडस रिवर, और इसकी ट्रिब्यूटरी है, मान लीजिए आप बोलते हैं कि सर सतलुज नदी बहुत बड़ी नदी है, लेकिन सतलुज क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी है, एक इसकी सिंधु की सहायक नदी है। जो 2nd रिवर है हमारी, वो है गंगा नदी, यानी कि गंगा नदी तंत्र, इंडस, ये गंगा रिवर सिस्टम। देखिए गंगा नदी सिस्टम में आप बोलेंगे सर यमुना नदी भी बड़ी नदी है, लेकिन वो भी गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज में गिनी जाती है। गंगा की भी बहुत सहायक नदियां हैं, यानी कि मान लीजिए घाघरा है, गंडक है, चंबल है, कोसी है, सेन है, कौन सेन है, वो सभी क्या है, गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो उसके बाद जो तीसरा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिए ब्रह्मपुत्र यानी कि ये नदी सबसे ज्यादातर चीन में ही
चलती है, लेकिन ये कहाँ से निकलती है? इंडिया में निकलती है और अरुणाचल से इंडिया में ही प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी है जो उसको इनके नामों से बुलाया जाता है, इसकी कौन सी सहायक नदियां हैं, भारत में कितना पानी देती है, कहां से प्रवेश करती है, उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। द ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो उसके बाद अब हम आते हैं पेनिनसुलर रिवर्स, यानी कि प्रायद्वीपीय नदियां, जो प्रायद्वीपीय भाग में भारत में पाई जाती हैं। देखिए वैसे तो बहुत सारी नदियां, लेकिन जो आपका 9th क्लास के अकॉर्डिंग और आपकी बुक के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको करवाऊंगा, ज्यादा डीप नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम्स में परसेंटेज लेनी है। आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करनी अभी 9th क्लास में, तो परसेंटेज के लिए आप सिर्फ इतना ही पढ़ें। तो ये है सबसे पहली जो नदी होगी नर्मदा नदी या नर्मदा द्रोणी। देखिए द्रोणी मैंने आपको बताया था कि ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? बेसिन, रिवर बेसिन या रिवर द्रोणी कहलाता है। तो हम क्या पढ़ेंगे? नर्मदा द्रोणी, यानी कि नर्मदा रिवर की जो पूरी बेसिन है उसमें उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरीज आती है, कहां से ये गुजरती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आएंगे ताप्ती द्रोणी, यानी कि ताप्ती जो नदी है, ताप्ती भी बोल देते हैं, ताप्ती नदी है, इसकी द्रोणी। फिर गोदावरी, यानी कि गोदावरी रिवर बेसिन। उसके बाद महानदी, महानदी रिवर बेसिन। उसके बाद कृष्णा, यानी कि कृष्णा रिवर सिस्टम। एंड उसके बाद द कावेरी, यानी कि कावेरी रिवर सिस्टम। तो अब आप समझ गए होंगे कि भारत में हमें कौन सी नदियों के बारे में पढ़ना, कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। डायग्राम को अच्छे से देखें और इस डायग्राम को अपनी नोटबुक में भी सेव कर लें, जिससे कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और बहुत अच्छे तरीके से याद रखने के लिए मैंने आपको ये डायग्राम बनाया गया है, ताकि आप कुछ भी ना भूलें और आप एक माइंड मैप बना ले कि हमें नदियों के बारे में कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब हम शुरू करेंगे सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। तो हम शुरू करने जा रहे थे सिंधु नदी तंत्र, इंडस रिवर सिस्टम। देखिए उससे पहले मैं आपको एक बार द फीचर्स ऑफ रिवर्स, यानी कि फीचर्स ऑफ रिवर्स के बारे में बता देता हूं। फीचर्स ऑफ रिवर, यानी कि नदी कहां से निकलती है और जहां तक पहुंचती है, मुहाने तक कौन कौन सी आकृतियां बनाती है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले यहां से कि नदी यहाँ से, ये कोई पहाड़ी है, यहां से नदी निकलती है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको? सोर्स ऑफ रिवर, SOURCE, सोर्स ऑफ रिवर। इसके बाद जब नदी चलती रहेगी तो पहाड़ी पर ऊंचा इलाका होता है। ऊंचा इलाके को हम क्या बोलते हैं? देखिए हिंदी में तो उसको ऊंचा इलाका ही बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अपर कोर्स। सबसे पहले अपर कोर्स, अपर कोर्स, अपर कोर्स। अपर कोर्स के बाद देखिए फिर चलेगी, फिर क्या आएगी? बिल्कुल छोटी छोटी पहाड़ियां आएंगी, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर होगा मिडल कोर्स। कौन सा? मिडल कोर्स। फिर देखिए जब नदी कहां पर एंटर करेगी? प्लेन्स में, यानी कि जो हमारे मैदान होते हैं, मैदान भागों में नदी का साइज कैसा होता है? नदी चौड़ी होती जाती है। मान लीजिए नदी ऐसे थी तो इतनी चौड़ी होती जाएगी, और यहाँ पर क्या करेगी? नदी में मोड़ आने शुरू हो जाएंगे ऐसे। इन मोड़ों को देखिए, जो ये मोड़ होते हैं ये क्या कहलाते हैं? इन मोड़ों को हम बोलते हैं विसर्प। क्या बोलते हैं? विसर्प। और इंग्लिश में इनको हम क्या बोलते हैं? मिंडर्स। क्या? मिंडर्स। यानी कि जो ये मोड़ है नदी में चलते हुए ये मोड़ आए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? विसर्प या मिंडर्स। देखिए एक होते हैं यहाँ पर नदी क्या करती है? लेक्स बनाती है, झील्स बनाती है। देखिए मान लीजिए ये नदी जा रही थी, मैं झील को आपको समझाता हूँ। ये नदी ऐसे थी और नदी में बहुत ज्यादा बड़े मोड़ थे, तो क्या हुआ? कुछ समय बाद यहाँ पर मिट्टी जम गई। मिट्टी जमने से यानी कि एलुवियल निक्षेपी नदी के का यहाँ पर क्या हुआ कि निक्षेपण के कारण यहाँ पर ये इलाका कट गया और नदी यहाँ से सीधी बहने लगी, और यहाँ पर एक इस प्रकार से लेक बन गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओक्सबो लेक। ओक्सबो लेक, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गोखुर झील, यानी कि ओक्सबो लेक। इस प्रकार से नदी क्या करती है? ओक्सबो लेक बनाती है। जब नदी मुहाने पर पहुंचने से पहले सबसे जो निचला भाग आ जाएगा उसको क्या बोलते हैं? लोअर केस। तो लोअर केस के बाद नदी जब समुद्र में गिरने वाली होती है तो उस छोटी छोटी धाराओं में, यानी कि उसकी ट्रिब्यूटरीज बन जाती है, उसके बीच में क्या होता है? डेल्टा का निर्माण होता है, क्योंकि वहां पर मिट्टी जमने लगती है जो नदी अपने साथ लेकर आई थी। नदी की जो गति काफी धीमी हो जाती है, उससे क्या होता है? वहां पर मिट्टी जमने लगती है, उससे किस चीज का निर्माण होता है? नदी डेल्टा का, रिवर डेल्टा।
नदी डेल्टा निर्माण होता है और फिर नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये क्या थे, फीचर्स ऑफ द रिवर्स थे, नदी के फीचर्स थे। अब हम शुरू करते हैं सिंधु रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम या सिंधु नदी तंत्र। आइए हम सबसे पहले इसको मैप के द्वारा समझते हैं कि मैप पर इसको क्या कहते हैं और कहां से निकलती है, कहां तक ये जाती है। तो ये देखिए, मैं एक मैप बना देता हूं इंडिया का। ये मैंने एक रफली मैप बना दिया आपके लिए। तो अब हम शुरू करते हैं कि सिंधु नदी। देखिए सिंधु नदी कहां से निकलती है, सिंधु नदी निकलती है चीन से। जो इंडस रिवर है कहां से निकलती है, चीन से निकलती है। कौन सी झील से निकलती है, मानसरोवर झील से ये निकलती है। मानसरोवर लेक है वहां से निकलती है और जम्मू कश्मीर से भारत में एंट्री करती है और जम्मू कश्मीर से ही फिर पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। तो इस प्रकार से ये कौन सी रिवर है आपकी, इंडस रिवर, सिंधु नदी है। इसके बाद देखिए क्या होगा कि इस नदी ने क्या किया, यहां से अब ये नदी तो जो मेन रिवर थी, यानी कि इसी के नाम पर हमने क्या किया, इंडस रिवर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, सिंधु नदी तंत्र। अब क्या हुआ कि इसके बाद इंडस रिवर के बाद जो है कि इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज है, वो कौन कौन सी है। देखिए जो सतलुज रिवर है वो भी पंजाब से जाती है, लेकिन वो सबसे नीचे आती है यहाँ से सतलुज रिवर। सतलुज रिवर कौन सी झील से निकलती है, राक्षसताल झील से या राक्षसताल लेक से निकलती है। सॉरी, ये चीन से नहीं, इंडिया से ही निकलती है। राक्षसताल झील कहाँ पर है, हिमाचल या उत्तराखंड में है। तो फिर जो चेनाब और रावी नदी है, देखिए फिर आती है यहाँ पर झेलम नदी, वो यहाँ से ऐसे आती है। फिर इसके बाद रावी और चेनाब नदी आपस में मिल जाती है और ये इसमें जाके मिल जाती है। फिर एक व्यास नदी आती है, वो सतलुज रिवर में मिल जाती है और ये सारी नदी अपना पानी इकट्ठा करके सिंधु नदी को दे देती है, इंडस रिवर में जाके मिल जाती है। और इंडस रिवर क्या करती है, अरब सागर में मिल जाती है आगे जाकर। तो ये जो इसकी ट्रिब्यूटरीज थी इंडस रिवर की, एंड इंडस रिवर कहां से निकलती थी, मानसरोवर झील से निकली थी। तो ये कौन सी थी, सबसे नीचे जो थी सतलुज रिवर, ये झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास नदी। यानी कि इन नदियों के नाम आप याद रखें। ये आपकी बुक्स में भी नहीं दी गई हैं, लेकिन आप इनको याद भी रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको इंडस रिवर सिस्टम, अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिंधु नदी कहां से निकलती है और कहां पर जाती है। देखिए जो एक वर्ड था सिंधु गोर्ज, यानी कि सिंधु माखट, वो कहां पर है, वो यहाँ पर है, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जो ये है, यहाँ पर सिंधु गोर्ज है, सिंधु माखट पाया जाता है। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे द गंगा रिवर सिस्टम, यानी कि गंगा नदी कहां से निकलती है और कहां से जाती है। अब हम शुरू करते हैं गंगा रिवर सिस्टम, यानी कि गंगा नदी तंत्र। देखिए गंगा नदी जो भारत की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदी है। क्यों, क्योंकि ये पूरे भारत में बहती है और ये किसी अन्य देश में नहीं जाती, भारत से निकलती है और भारत में बहती हुई लास्ट में बांग्लादेश में बिल्कुल थोड़ी सी बहती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। तो हम शुरू करते हैं गंगा नदी। तो गंगा नदी है जो किन दो नदियों से मिलकर बनी है, गंगा नदी दो नदियों से मिलकर बनी है, अलकनंदा और भागीरथी। देखिए इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम सेम है, अलकनंदा और भागीरथी। जो अलकनंदा और भागीरथी नदी है, देखिए ये कहां से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। यहाँ पर हमारा उत्तराखंड राज्य है, तो यहाँ से अलकनंदा और भागीरथी निकलती हैं और दोनों नदियां उत्तराखंड में ही आकर एक स्थान है, कहां पर, देवप्रयाग में आकर मिलती हैं और वहीं से फिर गंगा नदी आगे बढ़ती है। देखिए देवप्रयाग यहाँ पर कौन सा है, हरिद्वार। देखिए ये आपको हरिद्वार जरूर याद करना है, क्योंकि यहाँ से गंगा नदी क्या करती है, प्लेन्स में एंटर करती है, यानी कि मैदानी इलाके में प्रवेश लेती है। कौन सी नदी, गंगा नदी। तो ये दो नदी कौन सी है, अलकनंदा और भागीरथी नदी है। इन दोनों के मिलने से कहां पर मिली है, देवप्रयाग में। यहाँ से फिर गंगा नदी शुरू होती है और गंगा नदी कहां से बहती हुई, उत्तराखंड से बहती हुई आगे कहां पर प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में। ये देखिए उत्तर प्रदेश में गंगा नदी आ गई और यहाँ से एक यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, यमुना नदी। वो भी कहां से निकलती है, उत्तराखंड से होती हुई थोड़े भाग हरियाणा में और फिर यूपी में बहती हुई। ये यहाँ पर यूपी का इलाहाबाद है। तो इलाहाबाद को अब क्या कहते हैं, प्रयागराज कहते हैं। प्रयागराज में आकर गंगा और यमुना दोनों नदियां मिलती है। तो दोनों नदियों का संगम कहां पर होता है,
प्रयागराज या इलाहाबाद में होता है। एक अंडरग्राउंड रिवर आती है सरस्वती रिवर, वो भी यहीं पर आकर मिलती है। तो ये देखिए फिर क्या हुआ, गंगा नदी आगे बहती हुई बिहार से होती हुई तो फिर कहां पर, बांग्लादेश में चली जाती है। तो बांग्लादेश में जब नदी जाती है तो बांग्लादेश में ये बहती हुई यहाँ से अरब सागर में गिर जाती है गंगा नदी। जो इसमें आपको समझ में आया कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ तक बहती है। तो गंगा के कुछ और भी सहायक नदियां जैसे गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, केन, सोन, वो भी क्या है, वो सब गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा रिवर की, गंगा नदी की। तो गंगा नदी के बारे में आपके लिए इतना जानना काफी है। और ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। और देखिए आपके कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे बड़ी द्रोणी किस नदी की है, तो सबसे बड़ी द्रोणी भी किस नदी की है, गंगा नदी की। सबसे बड़ा बेसिन जो गंगा रिवर बेसिन है, इंडिया में सबसे बड़ा रिवर बेसिन है। इसके बाद अब हम शुरू करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। आइए उसको हम शुरू करते हैं। वो नदी कहां से निकलती है और कहां तक जाती है। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैप को बड़ा बना देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ से जाती है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, चीन से निकलती है। कहाँ से, चीन से ही निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी जब चीन से निकलती है तो वो कहाँ पे, सबसे पहले चीन से ही बहती हुई आती है। और चीन में इस नदी को क्या कहते हैं, चीन में इस नदी को कहा जाता है सांगपो। क्या कहते हैं, चीन में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है, सांगपो नाम है। तो ये बहती हुई आती है तो अरुणाचल से भारत में प्रवेश करती है। कहां से, अरुणाचल राज्य से इसमें इसकी नदी की एंट्री होती है भारत में। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में अरुणाचल में प्रवेश करती है तो अरुणाचल से ये नदी वापस घूमती हुई बांग्लादेश में आ जाती है। कहां पे आती है, बांग्लादेश में आती है। तो देखिए इस ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, देखिए हमने एक नदी पढ़ी थी यमुना, लेकिन इसको बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, जमुना रिवर। क्या कहते हैं, जमुना रिवर के नाम से भी या जमुना नदी के नाम से ब्रह्मपुत्र को जानते हैं। और ये जो निकलती है कौन सी झील से निकलती है, ये निकलती है मानसरोवर झील से। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। वैसे तो इसका एक ग्लेशियर है, वो ग्लेशियर का नाम है सिंगिखमान ग्लेशियर या सिंगिखमान हिमनद से ये निकलती है। लेकिन ये कहां से बहती है, हमें इस बात के बारे में देखना है। इसकी भी ब्रह्मपुत्र नदी की भी सहायक नदियां हैं, जैसे अरुणाचल में एक नदी है दिहांग नदी, दिहांग रिवर, जो इसकी सहायक नदी है किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी की। और ये भी कहां पर गिरती है, ये नदी भी आगे जाकर गंगा में मिल जाती है और अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में, सॉरी हिंद महासागर में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। हिंद महासागर में कौन सी मिलती थी, सिंधु नदी तंत्र, जो सिंधु नदी थी वो अरब सागर में मिलती थी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी कहां पर गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है तो ये नदियां यहाँ पर आकर समुद्र में मिल जाती हैं। तो आज हमारा ये चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो अब हम पढ़ेंगे झीलें। भारत की जो झीलें हैं, या आपके टॉपिक में झीलों के बारे में जितना बताया गया है, उससे पहले जो हमारे टॉपिक में थी पेनिनसुलर रिवर्स, यानी कि जो पेनिनसुलर रिवर्स यानी कि ये देखिए ये जो पूरा इलाका है ये कौन सा, प्रायद्वीपीय भारत का। और इस इलाके से जो नदियां निकलती है जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, जितने भी मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोर्ड पर बताई थी कि पेनिनसुलर नदियां कौन सी है, उन रिवर बेसिन के बारे में हम पढ़ेंगे, हम शुरू करेंगे। तो आइए हम देखते हैं उन नदियों के बारे में। तो हम शुरू करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स यानी कि प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय भारत के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि कैसे था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पिछले चैप्टर की वीडियो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं नर्मदा नदी, यानी कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहां से, अमरकंटक की पहाड़ियां कहां पर, मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। तो ये नदी कहां से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। और जो ताप्ती नदी है इसके समानांतर बहती है, और ताप्ती नदी भी कहां से निकलती है, मध्य प्रदेश से ही निकलती है। जो देखिए नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी पर एक सबसे बहुत ही फेमस जलप्रपात पाया जाता है जिसका क्या नाम है, धुआंधार जलप्रपात है। यानी कि बहुत ही ऊंचा
इतना ऊंचा है कि उसका नाम धुआंधार इसलिए है, जैसे ही वो पानी पहाड़ी से नीचे गिरता है तो धुएं की तरह उठता है, धुएं की तरह दिखाई देता है, इसलिए उसका नाम क्या है, धुआंधार जलप्रपात है। और वो कहाँ पर है, वो नर्मदा नदी के ऊपर है। तो उसके बाद ताप्ती नदी समानांतर है, और ये दोनों नदियां देखिए कहाँ पर गिरती हैं, आप इस बात को ध्यान में रखें, ये अरब सागर में जाकर मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं, अरब सागर में, यानी कि ये दोनों नदियां कहाँ पर गिरने वाली नदियां हैं, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, दोनों नदियां नर्मदा और ताप्ती। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, देखिए गोदावरी नदी निकलती है पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से, ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से ये गोदावरी नदी निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से ये गोदावरी नदी शुरू होती है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। और ये नदी कहाँ पर आकर मिलती है, बंगाल की खाड़ी में। देखिए इस साइड क्या था, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, तो आप इंडिया के मैप में जानते हैं, तो ये नदी कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। और दक्षिण भारत की ये सबसे बड़ी नदी है, और इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। फिर हमारी आती है कि महानदी। महानदी देखिए कहाँ से निकलती है, महानदी निकलती है छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के पठार से इसका उद्गम स्थल है, किसका, महानदी जो है। और ये कहाँ पर, उड़ीसा राज्य में आती हुई, और ये कहाँ पर मिलती है, ये भी बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। इसके बाद जो नदी आती है हमारी कृष्णा नदी। देखिए ये नदियां है जो सारी देखिए दक्षिण भारत में है, क्योंकि जो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उससे नीचे दक्षिणी भारत शुरू होता है। फिर देखिए कृष्णा नदी। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, कृष्णा नदी एक महाराष्ट्र में एक स्थान है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर एक टूरिस्ट प्लेस भी है। तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है, और कहाँ पर आकर मिलती है, ये भी बंगाल की खाड़ी में आकर समुद्र में मिल जाती है, पूर्वी घाट पर। यानी कि देखिए सारी नदियां पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं, कहां से, पश्चिम से देखिए पूर्व की तरफ बहती हुई आपको दिखाई देंगी सारी नदियां। सिर्फ नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं, बाकी सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती हैं। उसके बाद आती है कावेरी नदी। कावेरी नदी देखिए बिल्कुल दक्षिण में है, सबसे दक्षिणी नदी है, और ये कहां पर मिलती है, ये भी बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती है कावेरी नदी भी। और इन नदियों की भी बहुत सारी क्या है, सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरी हैं, जिससे इनके बेसिन्स का यानी कि द्रोणियों का निर्माण होता है। लेकिन ये नदियां हैं जो हिमालयन नदियां थी, जो हिमालयन नदी तंत्र था या हिमालय की जो नदियां थी उनसे काफी छोटी है, क्योंकि हिमालयन जो नदियां वो पेरिनल रिवर्स है, यानी कि 12 नदियां, उनमें पूरे वर्ष भर पानी बहता रहता है। लेकिन ये नदियां जब मानसून होता है तब तो बहुत ज्यादा पानी होता है, लेकिन जब मानसून चला जाता है तो ये बिल्कुल एक धारा के रूप में, यानी कि बहुत ही कम बहती है, बहुत कम पानी इनमें देखने को मिलता है। तो यहाँ तक हमारा नदियों का चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम बताते हैं आपको झीलों के बारे में। देखिए आपके सिलेबस में झीलों के बारे में ज्यादा नहीं दिया गया, तो झीलों में क्या है कि भारत में कौन सी झीलें पाई जाती हैं। देखिए एक तो झील है जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, ये हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल में, जितने भी पर्वतीय इलाके हैं सभी में झीलें मिलेंगी। कौन सी झीलें मिलेंगी, खारे पानी की नहीं, मीठे पानी की झीलें मिलेंगी। खारे पानी की झील कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि महानदी कहाँ पर बहती है, उड़ीसा में। उड़ीसा में एक झील है खारे पानी की झील, क्या नाम उसका, नाम उस झील का नाम है चिल्का झील, जो खारे पानी की झील है। तो और जम्मू कश्मीर में कौन सी है, डल झील, वुलर झील, ये कैसी झीलें हैं, मीठे पानी की झीलें हैं। और राजस्थान में भी झील पाई जाती है मरुस्थल होने के बावजूद, लेकिन वहां पर भी कैसी है, खारे पानी की झील है, जैसे सांबर झील राजस्थान में पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि भारत में झीलें हैं, और सभी राज्यों में पर्वतीय इलाकों में झीलें ज्यादा पाई जाती हैं, मैदानी इलाकों में झीलें कम पाई जाती हैं। तो फिर हम शुरू करते हैं कि नदी प्रदूषण क्या होता है, यानी कि नदियों में प्रदूषण कैसे होता है, और नदी प्रदूषण घट रहा है या बढ़ रहा है। देखिए नदियां जो है, एक नदी हमने पढ़ी थी यमुना रिवर, वो कहाँ थी, हरियाणा उत्तर प्रदेश में बहती थी। उस नदी को क्या हुआ है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने गंदा नाला घोषित कर दिया, इतनी दूषित नदी हो चुकी है। तो हम देखते हैं कि नदियों में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि सभी नदियां खत्म हो जाएंगी और पीने के लिए हमें पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए नदी प्रदूषण को रोकना बहुत ही आवश्यक है हमारे लिए। तो हमारा ये चैप्टर, आज तीसरा चैप्टर ड्रेनेज चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। और जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जलवायु, वो भी हम मैप बेस ही करेंगे, और पूरी ज्योग्राफी हम मैप बेस करेंगे। आपको मोटी मोटी ज्यादा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू दोस्तों।
कद